नमस्कार दोस्तों, अमन बैच में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम सेल को अच्छे से स्टडी किया था कि कैसे एक नन्ही सी कोशिका के अंदर बहुत बड़ा मैनेजमेंट चलता है। आज हम सेल का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कैसे हो जाता है, या चोट लगने पर घाव अपने आप कैसे भर जाते हैं? ये सब सेल डिवीज़न की वजह से ही होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल डिवीज़न क्या है। एक कोशिका का दो कोशिका में विभक्त होना कोशिका विभाजन कहलाता है। मतलब जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो उसे हम कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न कहते हैं। मतलब यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनाती हैं। तो यह कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है जो वृद्धि मतलब ग्रोथ, मरम्मत यानी रिपेयर एवं रिप्रोडक्शन आदि के लिए आवश्यक है। मतलब सेल डिवीज़न जो है वो वृद्धि, मरम्मत एवं प्रजनन के लिए आवश्यक है। शारीरिक विकास प्रक्रिया में कोशिका के आकार में वृद्धि एक सीमा तक ही होती है। पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब कोशिका विभाजन के दो अवस्थाएं होती हैं, तो चलिए उनको हम देखते हैं। तो कोशिका विभाजन के निम्न दो अवस्थाएं होती हैं। नर्सिंग के नज़रिए से आपको मुख्य रूप से दो प्रकार याद रखने हैं। तो पहला समसूत्री विभाजन, इसे अप्रत्यक्ष विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, जिसे प्रत्यक्ष विभाजन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समसूत्री विभाजन, माइटोसिस और इनडायरेक्ट डिवीज़न को अच्छे से पढ़ते हैं। तो बात करें माइटोसिस डिवीज़न की, तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं मतलब सोमेटिक सेल में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? सोमेटिक सेल में। इसमें एक सेल से दो बिल्कुल वैसी ही कोशिकाएं बनती है। मतलब माइटोसिस डिवीज़न में एक सेल से दूसरा सेल पहले सेल के जैसा ही दूसरा सेल बनता है, जिसमें प्रत्येक उसी समय विभाजित हुई कोशिकाओं के समान होती है। मतलब एक कोशिका से जब दूसरा कोशिका बनता है तो पहले कोशिका के जैसा ही दूसरा कोशिका होता है तथा गुणसूत्रों एवं जीन्स की पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद गुणसूत्र, क्रोमोसोम एवं जीन का पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में गुणसूत्रों का और जीन्स का पुनरावृत्ति होता है। इसमें विभाजन के चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसको आप PMAT कोड से याद रख सकते हैं। P का मतलब प्रोफेज, M का मतलब मेटाफेज, A का मतलब एनाफेज और T का मतलब टेलोफेज। तो समसूत्री विभाजन में चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये जो आप चार अवस्थाएं देख रहे हैं, ये अवस्थाएं अर्धसूत्री विभाजन मतलब मेयोसिस डिवीज़न में अनुपस्थित होते हैं। तो हमने देखा कि सेल वो दो भागों में विभाजित होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो चार प्रकार की अवस्थाएं हैं, यह केवल समसूत्री विभाजन में ही होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन मतलब मेयोसिस डिवीज़न में अनुपस्थित होती है, मतलब उसमें नहीं होती हैं। तो समसूत्री विभाजन के चार अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और उसके बाद टेलोफेज। तो सबसे पहले हम इन चारों को
एक एक करके समझ लेते हैं एक इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। उसके बाद हम थ्योरी को देखेंगे। तो हमने देखा कि समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन के 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला हमने देखा प्रोफेज। प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था। यह सबसे पहला अवस्था होता है। यह अर्धसूत्री मतलब माइटोसिस डिवीजन का सबसे पहला स्टेज होता है। उसके बाद दूसरा आता है मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और लास्ट टेलोफेज। तो सबसे पहले बात करें हम प्रोफेज की, तो इस स्टेज में क्रोमोसोम दिखने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो हम पिछले क्लास में क्रोमोसोम को पढ़ा था। तो क्रोमोसोम केंद्रक के भीतर एक धागे नुमा अवयव होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये जो येलो कलर का न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, इसे ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। यह एक धागे नुमा अवयव होता है जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो हमने प्रोफेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस स्टेज में क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये दिखने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और इसके जो सबसे बाहरी भाग, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, इसे ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो फर्स्ट फेज में क्रोमोसोम दिखने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती हैं। अब इसके आगे बात करें तो मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इस अवस्था में सभी क्रोमोसोम बीच की लाइन में लग जाते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि हमारा क्रोमोसोम ये हो गए, ये हमारे बीच की लाइन हो गई, और ये जो क्रोमोसोम है ये बीच की लाइन में लग जाते हैं। उसके आगे बात करें तीसरा फेज, एनाफेज की बात करें तो इस अवस्था में क्रोमोसोम अलग होकर विपरीत किनारों की ओर खींचने लगते हैं। मतलब इसमें जो हमारा क्रोमोसोम है वो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर खींचने लगते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि क्रोमोसोम एक बीच साइड से ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर खींचने लगते हैं। उसके आगे बात करें चौथा स्टेज, टेलोफेज मतलब अंतरावस्था। तो इस अवस्था में 2 नए केंद्रक बन जाते हैं। मतलब ये समसूत्री विभाजन का लास्ट फेज है, जिसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और कोशिका 2 हिस्सों में बंटने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारा एक न्यूक्लियस हो गया और एक दूसरा न्यूक्लियस, जो कि अलग होने के लिए तैयार हो गए। तो इन चारों स्टेज को हम स्ट्रक्चर में एक एक करके समझा। अब हम इन चारों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पूर्वावस्था, प्रोफेज। तो इस अवस्था में केंद्रकीय पदार्थ सघन होकर बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स का रूप धारण कर लेते हैं, और ये अणु आपस में जुड़कर एक पतला कुंडलित क्रोमोसोम सूत्र बना लेते हैं। इस समय केंद्रीय झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लुप्त हो जाती है। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बात किया था कि इस अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लुप्त हो जाती है। उसके आगे बात करें तो तारक काय 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं तथा उनके तारक केंद्रक से दूर हटकर कोशिका ध्रुवों तक पहुंचते हैं। इस अवस्था में समाप्ति तक इनमें क्रोमेटिन रहित पदार्थ के सूत्र बन जाते हैं, जो तर्करण्य मतलब स्पाइनल शेप्ड हो जाते हैं। केंद्रकीय पदार्थ के अत्यधिक सघन हो जाने से
क्रोमेटिन सूत्र अधिक मोटा व छोटा हो जाता है तथा केंद्रीय झिल्ली के अभाव में सीधे द्रव में पड़े रहते हैं। इसके परिमाण स्वरूप दो संतति सूत्र बनते हैं। विखंडन सूत्र अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है जिन्हें क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र कहते हैं। अब इसके आगे दूसरा बात करें तो मेटाफेज मध्यावस्था। तो इस अवस्था में गुणसूत्र विषुवत रेखीय पट पर एकत्रित होते हैं तथा मध्यावस्था पट का निर्माण करते हैं। स्पाइडल फाइबर अपने आप को क्रोमोसोम से बांध लेते हैं तथा प्रत्येक मात्र गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम विभाजित होकर दो गुणसूत्र में बट जाने पर यह अवस्था समाप्त हो जाती है। स्पाइनल फाइबर 97%, ट्यूबुलिन प्रोटीन 3% आरएनए के बने होते हैं तथा मध्यावस्था पर मेटाफेज प्लेट में स्मॉल क्रोमोसोम केंद्र की ओर तथा लार्ज क्रोमोसोम परिसर मतलब पेरिफेरी की ओर स्थित होते हैं। मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में विभाजित होने लगते हैं। इसके आगे बात करें पश्चावस्था एनाफेज। तो एनाफेज में क्रोमोसोम दूर दूर होकर कोशिका के ध्रुवों तक पहुंच जाती है। यह अवस्था कम अवधि की होती है। गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों की ओर गति के लिए तर्क तंतुओं को उत्तरदायी माना जाता है। इस समय गुणसूत्रों में बीच अंतर क्षेत्रीय तंतु मतलब इंटरजोनल फाइबर दिखाई देते हैं। गति करते समय गुणसूत्र VZLU आदि आकृति के दिखाई देते हैं। एनाफेज के अंत में दोनों विपरीत ध्रुवों पर समान संख्या में गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं। इसकी संख्या पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज गुणसूत्रों के समान ही होती है। इसके आगे बात करें तो अंत्यावस्था टेलोफेज। ये हमारा लास्ट फेज है जिसमें कंप्लीट डिवीजन मतलब संपूर्ण विभाजन हो जाता है। डिवाइड सेम नंबर मतलब दोनों न्यूक्लियस एक आकार में डिवाइड हो जाते हैं। ऑफ क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र स्थित हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रोफेज में हमारे क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद मेटाफेज में बात किया कि हमारे क्रोमोसोम इस लाइन को छोड़कर ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने लगते हैं। एनाफेज में हमने बात किया कि दोनों क्रोमोसोम अलग होने लगते हैं और ये जो एनाफेज आकृति है, एनाफेज में हमारे क्रोमोसोम V, J, L एंड U इत्यादि आकृति में दिखने लगते हैं। उसके बाद टेलोफेज की बात करें तो ये हमारा लास्ट फेज है। इसमें कंप्लीट डिवीजन होता है मतलब संपूर्ण विभाजन हो जाता है जिसमें दोनों क्रोमोसोम अलग अलग आकृति में विभाजित हो जाते हैं। ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम स्थित हो जाता है। इसके बाद अपेयर न्यूक्लिक मेम्ब्रेन न्यूक्लिक झिल्ली दिखाई देने लगती है। तो सेल विभाजन को दो अवस्थाएं होती हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस डिवीजन और मेयोसिस डिवीजन। तो हमने माइटोसिस डिवीजन को देखा, अब हम मेयोसिस डिवीजन के बारे में देखते हैं। तो बात करें मेयोसिस डिवीजन की मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन कायिक कोशिका मतलब सोमेटिक सेल में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जनन कोशिकाओं मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। जैसा कि हमने समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस डिवीजन में देखा था कि उसमें सेल डिवीजन जो है
सोमेटिक सेल में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसमें केवल एक विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कोशिका के समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। हमारे समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। इसके आगे बात करें तो द सेल साइकिल। इसके पहले आपने सेल डिवीजन को पढ़ा, लेकिन सेल साइकिल को अगर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? जैसे अभी आप सोशल मीडिया पर ज़रूर देख रहे होंगे कि दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। ठीक ऐसे ही अगर आप सेल डिवीजन को पढ़ा और सेल साइकिल को नहीं पढ़ा तो बोलो ना बोलो क्या पढ़ा। तो चलिए सेल साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका विभाजन एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसे कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका चक्र में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। अंतरावस्था इंटरफेज मतलब ये तैयारी की अवस्था है, और विभाजन प्रावस्था डिवीजन फेज या फिर इसे एम फेज भी कहते हैं। इसके पहले हम सेल डिवीजन को पढ़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कोशिका अपना अधिकांश समय किस काम में बिताती है? देखिए, जैसे हमें किसी बड़े काम को करने के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे पीपीटी बनाना, उसके बाद इस क्लास को रिकॉर्ड करना, इसके बाद इसको एडिट करना, तब जाकर हमारा एक लेक्चर तैयार होता है। ठीक वैसे ही कोशिका भी विभाजन से पहले खुद को तैयार करती है। इसी तैयारी और विभाजन के पूरे चक्र को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल डिवीजन एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इसके मुख्यतः दो फेज होते हैं, मतलब सेल साइकिल में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हमने बात किया कि अंतरावस्था इंटरफेस, यह हमारे तैयारी की अवस्था है, और डिवीजन फेज यह विभाजन की अवस्था है। अब इन दोनों अवस्थाओं को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है अंतरावस्था इंटरफेज। तो यह दो विभाजन के बीच की अवस्था होती है। इस दौरान कोशिका अपने आप को विभाजित करने हेतु तैयार करती है, इसलिए इसे तैयार अवस्था मतलब प्रिपरेशन फेज कहा जाता है। मतलब इंटरफेज में हमारे सेल विभाजन होने के लिए तैयार होती है, इसलिए इसे प्रिपरेशन फेज कहा जाता है। यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवधि है। मतलब हमारे सेल डिवीजन में इंटरफेज सबसे लंबी अवधि है। अंतरावस्था को विश्रामावस्था मतलब रेस्ट फेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का जैव रासायनिक संश्लेषण मतलब केमिकल ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें डीएनए, यहाँ आप डीएनए का फुल फॉर्म देख सकते हैं, डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन तथा एंजाइमों का संश्लेषण। इस प्रकार इस अवस्था में कोशिका उपापचयी दृष्टि से अधिक सक्रिय है। एक बात और समझ लें कि इंटरफेस अवस्था, इसे रेस्ट फेज क्यों कहा जाता है? तो इसे अक्सर रेस्टिंग फेज कहा जाता है, लेकिन असल में कोशिका यहाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। कोशिका अपने जीवन का 95%
कोशिका अपने जीवन का 95% समय इसी फेज में बिताती है। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए इसको हम एक-एक करके देखते हैं। तो इंटरफेज को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें तो जी फेज एंड G2 फेज एंड एस फेज। जीवन फेज की बात करें, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जीवन फेज में क्या होता है, तो कोशिका का आकार बढ़ता है और जरूरी प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज की बात करें तो सेल ग्रोथ, मतलब G2 फेज में विभाजन के लिए जरूरी ऊर्जा और ऑर्गेनेल्स बनाए जाते हैं। उसके आगे बात करें एस फेज, डीएनए साइंथेसिस, मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए की फोटोकॉपी तैयार की जाती है। तो चलिए हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जीवन फेज, इसे वृद्धि मतलब ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इस अवस्था में 12 घंटे का समय लगता है तथा इस फेज में डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, इसलिए इसे प्री डीएनए साइंथेसिस फेज भी कहा जाता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसमें सेल ग्रोथ होता है, मतलब यहाँ कोशिका का आकार बढ़ता है और प्रोटीन बनते हैं। इसके आगे बात करें तो G2 फेज। G2 फेज में विभाजन के लिए जरूरी ऊर्जा और ऑर्गेनेल्स बनाए जाते हैं, तो इसे पोस्ट डीएनए संश्लेषित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका वृद्धि, एंजाइम और प्रोटीन संश्लेषण होता है। इस अवस्था में क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन पूर्ण होता है तथा इस अवस्था में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना एम प्रवस्था उत्पन्न होती है। यह पूरी प्रवस्था 3 से 4 घंटे में पूर्ण होती है। इसके आगे बात करें एस फेज। तो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एस फेज सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ डीएनए की फोटोकॉपी तैयार की जाती है, मतलब इस फेज में डीएनए का संश्लेषण ऑक्सीडेशन होता है तथा अधिकांश हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण इसी से होता है। तो एस फेज सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बिना एस फेज के कोशिका विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि एस फेज का काम ही डीएनए को डबल करना है। अब इसके आगे बात करें तो विभाजन प्रवस्था, डिवीजन फेज या फिर इसे एम फेज भी कहते हैं। यह वह समय है जब कोशिका वास्तव में विभाजित होती है। यह कोशिका चक्र का केवल 5% समय लेता है, मतलब इस फेज में हमारा कोशिका एक दूसरे से विभाजित होती है। इसके मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस। इसमें केंद्रक मतलब न्यूक्लियस का विभाजन होता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टेलोफेज। दूसरे की बात करें तो साइटोकाइनेसिस। इसमें केंद्रक बनने के बाद जब कोशिका द्रव्य 2 हिस्सों में बट जाते हैं तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसके अंत में हमें 2 नई कोशिकाएं मिलती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि माइटोसिस शरीर को बढ़ाने के काम आती है और मेयोसिस वंश बढ़ाने के। तो कमेंट में इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि घाव को भरने में कौन सी विभाजन मदद करती है। आशा है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। नोट्स के लिए आपको थोड़े दिन इंतज़ार करने पड़ेंगे। बस कुछ ही दिन में मैं सारे क्लास के नोट्स सारे वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जैसे आप इस क्लास में सेल डिवीज़न को पढ़ा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेल डिवीज़न का पूरा नोट्स मिल जाएगा।
वैसे ही जिस लेक्चर में आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है उस लेक्चर का नोट्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम कोशिका विभाजन और सेल साइकिल को अच्छे से कंप्लीट किया। ये हमारा सेल एंड टिश्यू का चौथा क्लास है। इसके पहले 3 लेक्चर में हमने सेल का इंट्रोडक्शन, सेल का स्ट्रक्चर और सेल के कितने भाग होते हैं और सेल के कार्य क्या हैं, इन सभी पॉइंट्स को हमने पिछले 3 क्लास में कवर किया है। और इस क्लास में हम कोशिका विभाजन और सेल साइकिल को डिस्कस किया। तो ओवरऑल सेल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। अगले क्लास में हम टिश्यू को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने नर्सिंग ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में टिश्यू के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।